वेलकम टू आवर न्यू वीडियो ऑन बेसिक माइक्रोबायोलॉजी लेक्चर 2। आज हम इस बेसिक माइक्रोबायोलॉजी के लेक्चर 2 में डिस्कस करने वाले हैं बैक्टीरियल सेल और कॉलोनी कंसेप्ट के बारे में। मतलब एक बैक्टीरियल सेल और एक बैक्टीरियल कॉलोनी के अंदर कौन सी डिफरेंस है वो हम पहले डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरियल सेल के अंदर कौन कौन सी चीज होता है, कौन कौन कंपोनेंट्स होता है उसके बारे में, एंड उसका कौन सी फंक्शन है, कौन सी पार्ट का कौन सी फंक्शन है वो हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट डिस्कस करेंगे साइज ऑफ बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरियल सेल का साइज कौन सी साइज का होता है और इसका कंपैरिजन में कितना, मतलब एक ह्यूमन सेल के जो साइज है उसके साथ बैक्टीरियल सेल का साइज का कैसे डिफरेंस होता है वो सब हम जानेंगे। और कैसे हम बैक्टीरियल सेल को देख सकते हैं वो सब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लास्ट जो पॉइंट हम डिस्कस करेंगे वो है शेप ऑफ बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरियल सेल के शेप्स, मतलब डिफरेंट शेप कौन सी होता है, बैसिलस और कॉकस, ऐसे कितना बैक्टीरियल सेल का शेप है और उसका अरेंजमेंट कैसा है, मतलब वो सिंगल फॉर्म करता है और चेन फॉर्म में रहता है, वो कैसे होता है उसका शेप एंड शेप का जो अरेंजमेंट है वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए जो फर्स्ट टॉपिक है वो है बैक्टीरियल सेल कॉलोनी एंड बैक्टीरियल सेल और बैक्टीरियल कॉलोनी के कंसेप्ट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो बैक्टीरियल सेल एंड बैक्टीरियल कॉलोनी का कंसेप्ट क्या है। तो एक एक पेट्री प्लेट है, ये पूरा एक पेट्री प्लेट है। एक पेट्री प्लेट के अंदर जितना भी डॉट अब देख सकते हैं, इस सभी डॉट को, एक एक डॉट को बोला जाता है एक एक कॉलोनी। एक एक कॉलोनी मतलब बैक्टीरिया के लिए एक कॉलोनी क्या है, मतलब आप सपोज एक लोकेलिटी है, यहाँ पे एक लोकेलिटी है, इस लोकेलिटी के अंदर बहुत सारा हाउस है। एक हाउस है, एक हाउस है, यहाँ पे एक हाउस है, एक हाउस है, बहुत सारा हाउस है। सभी हाउस में जितना भी लोग रहते हैं, सभी हाउस में जितने भी लोग रहते हैं, एक हाउस में बोला जाता है कि जितना भी लोग रहते हैं सभी एक परिवार के अंतर्गत है। मतलब ये सभी एक प्रीवियस जो इसका एंसेस्टर था उससे ये लोग आए हैं, मतलब ये लोग सब सेम स्पीसीज के हैं। ठीक है, वैसे ही बैक्टीरिया के लिए भी हम बोल सकते हैं एक जो कॉलोनी है, बैक्टीरियल का जो एक कॉलोनी है, एक कॉलोनी के अंदर बहुत सारा बैक्टीरिया होता है। मतलब एक कॉलोनी को हम अगर जूम करके देखेंगे और झांक के देखेंगे तो देख सकते हैं मोस्टली 10 मिलियन इंडिविजुअल सेल्स, मोर देन 10 मिलियंस और 10 मिलियंस और 10 टू द पावर 7 इंडिविजुअल सेल्स, बैक्टीरियल सेल्स हम यहाँ पे देख सकते हैं एक कॉलोनी के अंदर। एंड बोला जाता है कि सभी जो कॉलोनी, एक कॉलोनी के अंदर जितना भी बैक्टीरिया होता है सब एक ही सेम स्पीसीज के अंदर होता है, क्योंकि ये लोग सेम एंसेस्टर से आए हुए हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे एक बैक्टीरिया था, इस बैक्टीरिया ने डिवाइड किया, डिवाइड करके दो बैक्टीरिया बनाया। इन बैक्टीरिया ने फिर से डिवाइड करके फिर से दो बैक्टीरिया बनाया। इन बैक्टीरिया ने डिवाइड करके फिर से दो बैक्टीरिया बनाया। ऐसे करके चेन फॉर्म में एक कॉलोनी के अंदर बहुत सारा बैक्टीरिया, मतलब 10 टू द पावर 7, लाइक 10 मिलियन बैक्टीरिया ये लोग फॉर्म कर देते हैं और ये सभी एक सेम एंसेस्टर से आए हुए हैं। तो इसलिए बोला जाता है कि एक कॉलोनी के अंदर जितना भी बैक्टीरिया होता है सब एक सिंगल स्पीसीज के हैं और सेम एंसेस्टर से आए हुए हैं। ठीक है, तो एक कॉलोनी मतलब एक बैक्टीरिया नहीं है, एक कॉलोनी के अंदर बहुत सारा बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। ठीक है, मतलब जब हम कोई भी एक्सपेरिमेंट करेंगे और कोई भी ऐसा कुछ बैक्टीरिया को गिनेंगे तब हम बैक्टीरियल सेल को नहीं गिनेंगे, बैक्टीरियल कॉलोनी को गिनेंगे, क्योंकि बैक्टीरियल सेल को हम काउंट नहीं कर सकते हैं। मतलब एक कॉलोनी के अंदर कितना बैक्टीरिया है एग्जैक्ट हम कभी काउंट नहीं कर सकते, इसलिए हमारे एक्सपेरिमेंट के खातिर, मतलब एक्सपेरिमेंट को ज्यादा इजी करने के लिए हम एक एक कॉलोनी को एक एक कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट के हिसाब से हम काउंट करेंगे एंड उसके हिसाब से हम एक्सपेरिमेंट करेंगे। एक एक कॉलोनी को हम CFU और कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट से डिनोट करेंगे एंड ऐसे ही हम एक्सपेरिमेंट करेंगे। ठीक है, तो क्लियर हुआ कि एक बैक्टीरियल सेल और एक कॉलोनी, बैक्टीरियल कॉलोनी क्या है। एक कॉलोनी के अंदर बहुत सारा बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है एंड सभी बैक्टीरिया उसी कॉलोनी का, मतलब सभी जो बैक्टीरिया एक कॉलोनी के अंदर है सब सेम स्पीसीज के अंतर्गत है। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक में हम जाएंगे वो है
स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल। ठीक है, बैक्टीरियल सेल के स्ट्रक्चर के बारे में हम डिस्कस करेंगे जो सेल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आएगा। सो बैक्टीरियल स्ट्रक्चर क्या है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं बैक्टीरियल स्ट्रक्चर को बैक्टीरियल स्ट्रक्चर को यहाँ पे तीन भागों में और थ्री कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट जो है वो है साइटोप्लाज्म, मतलब एक बैक्टीरियल सेल के अंदर ये जो अगर एक बैक्टीरियल सेल है इसके अंदर जो पोर्शन है जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो है साइटोप्लाज्म। ठीक है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म को घिर कर रखा है जो वो है सेल एनवेलप। ठीक है, नेक्स्ट जो पोर्शन है वो है सेल एनवेलप। सेल एनवेलप सेल साइटोप्लाज्म को मतलब कवर करके रखा है। एंड सेल एनवेलप के बाहर कुछ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर भी है, जैसे कि ए है, ऐसा जो फ्लैजेला है, पिलाई है, ये सब एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये सब को बोला जाता है कि एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल। तो बैक्टीरियल सेल को तीनों भागों में डिवाइड किया गया है, एक साइटोप्लाज्म, एक सेल एनवेलप एंड एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। ठीक है, सो साइटोप्लाज्म के अंदर क्या है, साइटोप्लाज्म के अंदर है साइटोसॉल, मतलब लिक्विड जो पोर्शन है वो है साइटोसॉल। मतलब यहाँ पे जितना भी लिक्विड पोर्शन है, मतलब एक साइटोप्लाज्म में कुछ लिक्विड पूरा पूरा चीज लिक्विड है, उसके अंदर कुछ सॉलिड पोर्शन भी है। जो लिक्विड पोर्शन है उसको बोला जाता है साइटोसॉल, एंड जो सॉलिड कुछ पोर्शन होता है उसको उसमें रहता है न्यूक्लियोइड, जो कि जिसके अंदर डीएनए रहता है जिसमें, और राइबोसोम रहता है जो कि जहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस होता है, प्लाज्मिड है जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है, और इंक्लूशन बॉडीज है जहाँ पे स्टोर मतलब बैक्टीरिया कुछ स्टोर करके रखते हैं उनका जो फूड्स है, फूड्स मतलब कार्बन स्टोरेज और फॉस्फेट स्टोरेज, वो सब स्टोर करके इंक्लूशन बॉडीज में रखता है। ऐसे ये जो स्ट्रक्चर है ये इंक्लूशन बॉडीज है, इस पर स्टोर करके रखते हैं। वो इंक्लूशन बॉडीज है साइटोस्केलेटन, मतलब जो बैक्टीरियल सेल को एक जो शेप देता है उसको बोला जाता है साइटोस्केलेटन। ठीक है, ये सब साइटोप्लाज्म के अंदर ही है, मतलब इसके अंदर ही सब है। ठीक है, ये है न्यूक्लियर स्ट्रक्चर, और ये है राइबोसोम, एंड यहाँ पे है प्लाज्मिड। ठीक है, ये है साइटोप्लाज्म के अंदर। एंड इस साइटोप्लाज्म को कवर करके रखा है जो वो है सेल एनवेलप। सेल एनवेलप दो सेल एनवेलप के अंदर दो चीज आता है, वो है सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल। साइटोप्लाज्म को जो कवर करके रखा है वो है सेल मेम्ब्रेन, जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं इस पिक्चर में। यहाँ पे ये जो कवर है साइटोप्लाज्म को कवर करके रखा है ये है सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन को जो कवर करके रखा है वो है सेल वॉल। ये जो व्हाइट पोर्शन है ये है सेल वॉल। ठीक है, ये व्हाइट पोर्शन है सेल वॉल। ठीक है, एंड इसके बाहर जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है वो क्या क्या है, वो है एक फ्लैजेला। यहाँ पे ये जो पोर्शन है ये एक फ्लैजेला है, ये बैक्टीरिया को मूवमेंट करने के लिए हेल्प करता है, मोटिलिटी के लिए हेल्प करता है। और एक है पिलाई। पिलाई ये जो स्ट्रक्चर है अपेंडिसेस है, ये है पिलाई, जो एक बैक्टीरियल सेल से दूसरे बैक्टीरियल सेल में जो डीएनए का ट्रांसफर होता है और जेनेटिक मटेरियल का जो ट्रांसफर होता है वो इस पिली के थ्रू होता है। ठीक है, इसमें ये हेल्प करता है। और एक है ग्लाइकोकैलिक्स जो अटैचमेंट के लिए हेल्प करता है, मतलब एक बैक्टीरिया को कोई भी सरफेस में अटैच होने के लिए एक स्लाइम जो स्टिकी लेयर की जरूरत है वो है ग्लाइकोकैलिक्स। ठीक है, एक स्टिकी लेयर है और इसको दोनों भागों में डिवाइड किया गया है, एक है स्लाइम लेयर एंड कैप्सूल में। ठीक है, स्लाइम लेयर अगर जो ग्लाइकोकैलिक्स लूजली एसोसिएट होता है उसको बोला जाता है स्लाइम लेयर, अगर वो टाइटली एसोसिएट होता है उसको बोला जाता है कैप्सूल। ठीक है, सभी स्टिकी कंपोनेंट है यहाँ पे। ठीक है, जो अटैचमेंट के लिए हेल्प करते हैं। तो नेक्स्ट हम यहाँ पे और से करीब से देखेंगे, ये है पिली स्ट्रक्चर। ये सब है पिली स्ट्रक्चर जो डीएनए मटेरियल शेयर करने के लिए और ट्रांसफर करने के लिए हेल्प करता है। ठीक है, उसके अंदर है और ग्लाइकोकैलिक्स जो अटैचमेंट के लिए हेल्प करता है, जो स्काई कलर का पोर्शन है ये स्टिकी लेयर है जो अटैचमेंट के लिए हेल्प करता है। उसके बाद आता है सेल वॉल। सेल वॉल क्या है, प्रोटेक्शन देने के लिए और एक शेप, बैक्टीरिया को एक शेप देने के लिए और कवर मतलब प्रोटेक्शन देने के लिए हेल्प करता है सेल वॉल।
उसके अंदर जो है वो है सेल मेम्ब्रेन। ये वाला जो साइटोप्लाज्म को कवर करके रखता है वो है सेल मेम्ब्रेन, एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, ठीक है। और उसके अंदर है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर जो लिक्विड होता है वो उसको बोला जाता है साइटोसॉल, और जो कुछ कंपोनेंट्स है इसको बोला जाता है न्यूक्लियोइड, जिसके अंदर डीएनए रहता है, जेनेटिक मटेरियल रहता है बैक्टीरिया का। एंड इस पे एक प्लाज्मिड रहता है, एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। मतलब ये बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल नहीं है, लेकिन ये भी एक अलग से डीएनए है। इसका फंक्शन हम बाद में देखेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। और ये है फ्लाजेला। फ्लाजेला के थ्रू बैक्टीरिया एक जगह से दूसरे जगह पर मूवमेंट कर सकता है, ठीक है। और लास्ट जो कंपोनेंट है वो है ए इंक्लूशन बॉडीज। इसमें बैक्टीरिया कुछ ये है स्टोरेज कंपोनेंट, यहाँ पे कुछ स्टोर करके, मतलब फूड्स जो है वो स्टोर करके रखता है बैक्टीरिया, ठीक है। तो यही सब है बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर में आते हैं, ठीक है। अभी नेक्स्ट जो हम देखेंगे, ए बैक्टीरिया का जो डिफरेंट डिफरेंट जो हम कंपोनेंट्स बोले हैं उसके बारे में हम डिटेल में कुछ स्टडी करेंगे, मतलब उसका फंक्शन हम देखेंगे। तो पहले जो हम ग्लाइकोलिक्स बोले थे, ग्लाइकोलिक्स मतलब जो स्टिकी लेयर था उसका फंक्शन क्या है और वो क्या है वो हम पहले पढ़ेंगे। ए कोटिंग और लेयर ऑफ मॉलिक्यूल्स एक्सटर्नल टू द सेल वॉल। सेल वॉल के बाहर एक कोटिंग और लेयर है। इट सर्व्स प्रोटेक्टिव, एडिसिव एंड रिसेप्टर फंक्शंस। एज अ प्रोटेक्टिव लेयर और एडिसिव लेयर हिसाब से काम करते हैं। एंड इट मे फिट टाइट और बी वेरी लूज एंड डिफ्यूज। अगर ये टाइट होता है तो इसको बोला जाता है कैप्सूल, और अगर ये लूजली एसोसिएट होता है तो इसको बोला जाता है कि स्लाइम लेयर, ठीक है। और नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो है बैक्टीरियल क्रोमोसोम और न्यूक्लियोइड। बैक्टीरियल क्रोमोसोम और न्यूक्लियोइड जिसमें डीएनए रहता है, वो क्या है, वो कंपोज्ड ऑफ कंडेंस्ड डीएनए मॉलिक्यूल। और डीएनए डायरेक्ट्स ऑल जेनेटिक्स एंड हेरिडिटी ऑफ द सेल एंड कोड्स फॉर ऑल प्रोटीन्स, ठीक है। मतलब इसके अंदर ही इसका जेनेटिक मेटेरियल, मतलब जेनेटिक जो मटेरियल है सब यहाँ पर ही रहते हैं। इसके थ्रू ही बैक्टीरिया का जो एक बैक्टीरिया से जो दूसरा बैक्टीरिया जो डिवाइड होगा उसके अंदर भी सेम जेनेटिक मटेरियल जाएगा। तो यही वो जेनेटिक मटेरियल है जो दूसरे हेरिडिटी के थ्रू ट्रांसफर होगा, ठीक है। वो न्यूक्लियोइड में रहता है, ठीक है। और नेक्स्ट जो टर्म्स है वो है पिलस और पिली। एक इलोंगेटेड हॉलो अपेंडिस यूज्ड इन ट्रांसफर ऑफ डीएनए टू अदर सेल। ये जो बैक्टीरियल सेल है, इस बैक्टीरियल सेल से दूसरा कोई बैक्टीरियल सेल में ये जो जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर होने के लिए, बैक्टीरियल मेटिंग के लिए जो ट्रांसफर होने के लिए जो जिसके थ्रू ट्रांसफर होता है, कॉन्जुगेशन, जिसको कॉन्जुगेशन बोला जाता है, वो कॉन्जुगेशन होता है इस पीली के थ्रू। इस पीली के थ्रू ये जो जेनेटिक मटेरियल है, इस जेनेटिक मटेरियल इसके थ्रू एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर होता है, ठीक है। और प्लाज्मिड क्या है, प्लाज्मिड है डबल स्टैंडर्ड डीएनए सर्कल कंटेनिंग एक्स्ट्रा जीन्स। एक बैक्टीरियल प्लाज्मिड है, इसके अंदर कुछ ये भी एक जेनेटिक और डीएनए मटेरियल है, लेकिन ये जेनेटिक मटेरियल नहीं, ये ट्रांसफर नहीं होता है एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में। जेनेटिकल सोर्स के हिसाब से ट्रांसफर नहीं होता है, लेकिन ट्रांसफर होता है। लेकिन ये वाला जेनेटिक मटेरियल नहीं है बैक्टीरिया का, ठीक है। इसमें भी कुछ जीन्स है जो बैक्टीरिया को प्रोटेक्शन देते हैं बहुत सारी चीज में, ठीक है। वो हम डिटेल्स में बाद में डिस्कस करेंगे। और राइबोसोम क्या है, राइबोसोम टीनी पार्टिकल्स कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन एंड आरएनए दैट आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। ये प्रोटीन सिंथेसिस, ये जो आप देख सकते हैं छोटा छोटा डॉट है, ये प्रोटीन सिंथेसिस के साइट के हिसाब से काम करते हैं। मतलब यहाँ पर ही इस राइबोसोम के अंदर ही प्रोटीन सिंथेसिस होता है, ठीक है। और एक्टिन साइटोस्केलेटन, साइटोस्केलेटन क्या है, जो पूरा बैक्टीरिया को एक शेप में, मतलब इसका जो शेप ऐसा है, इसको बजाय रखने के लिए और ठीक ठाक रखने के लिए इस साइटोस्केलेटन का जरूरत होता है, ठीक है। तो साइटोस्केलेटन क्या है, लॉन्ग फाइबर्स ऑफ प्रोटीन्स दैट एनसर्कल द सेल जस्ट इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन एंड कंट्रीब्यूट टू द शेप ऑफ द सेल। इसका शेप बजाय रखने के लिए ए एक्टिन साइटोस्केलेटन का जरूरत है, ठीक है। और क्या है, और है फ्लाजेलम और फ्लाजेला। फ्लाजेला क्या है, स्पेशलाइज्ड appendage that attach to the cell by a basal body that holds a long rotating filament. The movement pushes the cell forward and provides motility. सेल का जो मोटिलिटी है, मोटिलिटी
के लिए फ्लैजेला काम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पोर्शन क्या है, साइटोप्लाज्म। मतलब यहाँ पे जो लिक्विड पोर्शन है वही है साइटोप्लाज्म। वाटर बेस्ड सोल्यूशन फिलिंग द एंटायर सेल, वही है साइटोप्लाज्म, ठीक है। एंडोस्पोर क्या है, एंडोस्पोर एक डोरमेंट बॉडी formed within some bacteria that allow for their survival in adverse condition। अगर कोई मान लीजिए एक बैक्टीरिया को अगर 75 डिग्री सेल्सियस में रखा गया है और बहुत ड्राई कंडीशन में रखा गया है, मतलब कोई एडवर्स कंडीशन दिया गया है बैक्टीरिया को, उस टाइम बैक्टीरिया ने सर्वाइव करने के लिए अपने आप को डॉर्मेंट स्टेट में चला जाता है। मतलब वहां पे वो लोग सेल डिवाइड नहीं होगा लेकिन अंदर में मेटाबॉलिक कोई भी मेटाबॉलिक रिएक्शन नहीं होगा, लेकिन सेल जिंदा होगा। उसको बोला जाता है डॉर्मेंट स्टेट। डॉर्मेंट स्टेट में बैक्टीरिया चला जाएगा जब एडवर्स कंडीशन वो फेस करेगा। इसको बोला जाता है कि एंडोस्पोर। फिर से वापस जब वो मतलब फेवरेबल कंडीशन मिलेगा उसको, फिर से एंडोस्पोर से वो नॉर्मल सेल में कन्वर्ट होगा, ठीक है। एक सर्वाइवल स्ट्रेटेजी है बैक्टीरिया का। दूसरा जो टर्म है वो है आउटर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन सभी के पास नहीं होता है। जो सेल सेल वॉल के ठीक बाहर ही होता है ये वाला आउटर मेम्ब्रेन, सभी के पास नहीं होता है। सिर्फ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के पास होता है आउटर मेम्ब्रेन। ये क्या है, एक एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन सिमिलर टू सेल मेम्ब्रेन। एक सेल मेम्ब्रेन की तरफ ही एक सिमिलर मेम्ब्रेन है, बट ऑल्सो कॉन्टेनिंग लिपोपॉलीसैकेराइड। इसमें लिपोपॉलीसैकेराइड भी होता है, मतलब लिपिड होता है उसके साथ पॉलीसैकेराइड भी होता है, ठीक है, ठीक है। और इट कंट्रोल्स फ्लो ऑफ मटेरियल्स एंड पोर्शंस ऑफ इट आर टॉक्सिक टू मैमल्स व्हेन रिलीज्ड। एक एंडोटॉक्सिन के हिसाब से भी काम करता है, ठीक है। तो आउटर मेम्ब्रेन ओनली ग्राम नेगेटिव में पाए जाते हैं। नेक्स्ट जो है सेल साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन क्या है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, ए थिन शीट ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन that surrounds the cytoplasm and controls the flow of materials into and out of the cell pool। मतलब सेल का एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के हिसाब से काम करता है, जिसके थ्रू बहुत ही स्पेसिफिक स्पेसिफिक चीज इसके थ्रू अंदर बाहर जा सकते हैं, लेकिन सभी चीज इसके थ्रू अंदर बाहर नहीं जा सकता है, ठीक है। और सेल वॉल क्या है, एक सेमी रिजिड causing the that provides structural support and shape for the cell। जो बैक्टीरिया को एक शेप देते हैं, एक रिजिड स्ट्रक्चर है। मतलब सेल मेम्ब्रेन जो है एक रिजिड स्ट्रक्चर नहीं है, एक लिपिड बाइलेयर है। उतना रिजिड नहीं होता है, लेकिन सेल वॉल जो है वो एक रिजिड स्ट्रक्चर है, जिसके थ्रू बहुत सारा चीज ट्रांसफर नहीं हो सकता है, ठीक है, मतलब अंदर बाहर नहीं हो सकता है। और लास्ट जो कंपोनेंट के बारे में डिस्कस करेंगे वो है इंक्लूशन बॉडीज। सो एक क्या है, एक स्टोरेज न्यूट्रिएंट सच एज फैट, फॉस्फेट और ग्लाइकोजन डिपोजिटेड इन डेंस क्रिस्टल और पार्टिकल्स दैट कैन बी टैप्ड इनटू व्हेन नीडेड। मतलब यहाँ पर कुछ पॉलीसैकेराइड और फैट ये सब इसमें स्टोरेज रहता है, जब भी जरूरत पड़ते है बैक्टीरिया को वो यहाँ से यूज करते हैं, ठीक है। तो ये पूरा स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बैक्टीरियल सेल। और यहाँ पे भी हम फिर से कुछ टर्म्स हम जानेंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, सो यहाँ पे हम फिर से मतलब ज्यादा अच्छा तरीके से इसको समझेंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिलेक्टिव परमिएबल बैरियर, सिलेक्टिवली परमिएबल क्योंकि ये सभी चीज को अंदर नहीं आने देते हैं, कुछ सिलेक्टिव कंपोनेंट्स को ही अंदर बाहर जाने देते हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर और सेल के बाहर, ठीक है। और एक मैकेनिकल बाउंड्री है सेल का। एंड न्यूट्रिएंट वेस्ट ट्रांसपोर्ट हम कर सकते हैं इसके थ्रू। एंड लोकेशन ऑफ मेनी मेटाबॉलिक प्रोसेस, इस यहाँ पे बहुत मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है, जैसे कि रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होता है, ठीक है। और डिटेक्शन ऑफ एनवायरमेंटल क्यूज फॉर केमोटैक्सिस, ओके। एंड गैस वैक्यूल क्या है, गैस वैक्यूल है जो बाउंसी फॉर फ्लोटिंग इन एक्वाटिक एनवायरमेंट। एक्वाटिक एनवायरमेंट में मतलब बाउंड होने के लिए और फ्लोट करने के लिए एक गैस वैक्यूल काम करते हैं, बैक्टीरियल सेल को फ्लोट करने के लिए। और राइबोसोम क्या है, पहले ही बोला था कि ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं, ठीक है, इसके अंदर प्रोटीन सिंथेसिस परफॉर्म होता है।
इंक्लूशन बॉडीज क्या है? एक स्टोरेज ऑफ कार्बन फॉस्फेट एंड अदर सब्सटेंस इसमें स्टोर होता है। न्यूक्लियोइड क्या है? ए लोकलाइजेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल दैट इज डीएनए। डीएनए यहाँ पर रहता है जो एक जेनेटिक मटेरियल है। पेरिप्लाज्मिक स्पेस क्या है? कंटेन्स हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स एंड बाइंडिंग प्रोटीन्स फॉर न्यूट्रिएंट प्रोसेसिंग एंड अपटेक। पेरिप्लाज्मिक स्पेस कौन सा है? मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते, इस वीडियो इस चीज में हम देखेंगे ये जो सेल वॉल है और ये है सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो स्पेस है ये वाला जो स्पेस है इसको बोला जाता है पेरिप्लाज्मिक स्पेस। यहाँ पे कुछ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स है जो न्यूट्रिएंट प्रोसेसिंग एंड अपटेक के लिए हेल्प करते हैं। ठीक है, सेल वॉल क्या है? इसके बाद सेल वॉल क्या है? प्रोवाइड शेप एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम ऑस्मोटिक स्ट्रेस। ऑस्मोटिक स्ट्रेस से इसका सेल वॉल क्या करते हैं? सेल को एक शेप प्रोवाइड करते हैं और ऑस्मोटिक स्ट्रेस से सेल को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, और कैप्सूल एंड स्लाइम लेयर क्या है? एक ग्लाइकोकैलिक्स है जो रेजिस्टेंस टू फैगोसाइटोसिस एंड एडहेरेंस टू सरफेस, कोई भी सरफेस में एडहेयर करने के लिए हेल्प करते हैं, कोई भी फैगोसाइटोसिस से बचाने के लिए सेल को हेल्प करता है। ठीक है, और फिम्ब्री और पीली क्या है? अटैचमेंट टू सरफेसेस, बैक्टीरियल मेटिंग। पीली और फिम्ब्री बैक्टीरियल मेटिंग में हेल्प करते हैं, मतलब एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर के लिए जिसके थ्रू ट्रांसफर होता है वो है पीली। मतलब यहाँ पे पीली होता है, पीली के थ्रू जेनेटिक मटेरियल एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफर होता है। ठीक है, बैक्टीरियल मेटिंग में हेल्प करते हैं। और अटैचमेंट टू सरफेस, सरफेस में भी अटैचमेंट के हिसाब से पीली और फिम्ब्री काम करते हैं। फ्लाजेला क्या है? फ्लाजेला स्विमिंग मोटिलिटी मतलब बैक्टीरिया के मोटिलिटी में हेल्प करता है। और एंडोस्पोर क्या है? एंडोस्पोर है सर्वाइवल अंडर हार्श एनवायरमेंटल कंडीशन। हार्श एनवायरमेंटल कंडीशन में एंडोस्पोर मतलब बैक्टीरियल सेल एंडोस्पोर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो यही था पूरा बैक्टीरियल सेल का फुल स्ट्रक्चर एंड उनके जो फंक्शंस। ठीक है, अभी हम देखेंगे साइज ऑफ बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरियल सेल का साइज कैसा होता है वो हम देखेंगे। सो यहाँ पे एक रेंज दिया गया है, साइज का एक रेंज दिया गया है। जो हमारा जो नॉर्मल ह्यूमन आई का जो रेंज है वो है 1 मिलीमीटर, मतलब 0.1 मिलीमीटर से 1 मिलीमीटर तक इसका रेंज होता है। ठीक है, जहाँ पे जिसके थ्रू हम ह्यूमन आई से कोई भी चीज देख सकते हैं, लेकिन उससे छोटा कुछ भी होगा तो हम ह्यूमन आई से, नॉर्मल आई से नहीं देख सकते। ठीक है, जो नॉर्मल आई से जो हम देख सकते हैं सबसे छोटा चीज वो है लाउस और रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेड मोल्ड। ब्रेड के ऊपर जो भी मोल्ड प्रोड्यूस होता है और रहता है उसको हम नॉर्मल आई से देख सकते हैं, लेकिन उससे छोटा कुछ भी हम इस नॉर्मल आई से नहीं देख सकते, जो कि जिसका रेंज होगा 10 माइक्रोमीटर से 1 माइक्रोमीटर तक जिसका रेंज होगा वो हम नहीं देख सकते हैं। उसके लिए हमको जरूरत होगा लाइट माइक्रोस्कोप का। मतलब लाइट माइक्रोस्कोप के थ्रू कोई भी लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होगा 100 माइक्रोमीटर से 1 माइक्रोमीटर के अंदर उसको हम लाइट माइक्रोस्कोप के थ्रू देख सकते हैं। जिसपे आएगा 100 माइक्रोमीटर रेंज पे जो आएगा वो कॉलोनियल एल्गा आएगा और एल्गी आएगा। और 10 माइक्रोमीटर के आसपास हम रेड ब्लड सेल को देख सकते हैं, व्हाइट ब्लड सेल को देख सकते हैं, एमीबा को देख सकते हैं। ठीक है, ये सब 10 माइक्रोमीटर के आसपास आएगा। अभी हम देखेंगे मोस्ट बैक्टीरिया फॉल बिटवीन 1 and 10 माइक्रोमीटर इन साइज। मतलब कोई भी बैक्टीरिया जो है वो 1 माइक्रोमीटर से 10 माइक्रोमीटर के अंदर वाला जो रेंज है इसमें बिलोंग करते हैं। जैसे कि रिकेट्शिया बैक्टीरिया और रॉड शेप बैक्टीरिया जैसे एस्चेरिशिया कोलाई, कॉकस शेप बैक्टीरिया जैसे कि स्टेफाइलोकोक्की, ये सभी 10 माइक्रोमीटर से 1 माइक्रोमीटर के जो रेंज है इसमें ये लोग आते हैं। ये हम देख सकते हैं लाइट माइक्रोस्कोप के थ्रू। ठीक है, बैक्टीरिया को हम देख सकते हैं। उससे भी छोटा बहुत सारा कंपोनेंट्स जो है उसको देखने के लिए हमको जरूरत होगा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू हम नैनोमीटर रेंज पर हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देख सकते हैं। जैसे कि 200 नैनोमीटर से 1 नैनोमीटर तक हम कोई भी ऑर्गेनिज्म को देख सकते हैं। जैसे कि माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया
जो ऐसा बैक्टीरिया है, सिंगल ऐसा बैक्टीरिया जिसका कोई सेल वॉल नहीं होता है, और एक बहुत छोटा बैक्टीरिया, सबसे छोटा बैक्टीरिया है जिसका नैनोमीटर रेंज में साइज आता है। और बाकी जो भी नैनोमीटर रेंज में आता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो है वायरस, जैसे कि एड वायरस, पॉक्स वायरस, हेपेटाइटिस बी वायरस, पोलियो वायरस, ये सभी नैनोमीटर रेंज में आता है, और इसको हमको देखने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का जरूरत होता है। ठीक है। और यहाँ पे हम एक चीज बताना चाहते हैं कि ये जो नैनोमीटर रेंज और माइक्रोमीटर रेंज, इसको कैसे हम कन्वर्ट करेंगे मीटर पे। अगर मतलब मान लीजिए 1 मिलीमीटर जो होगा, 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू कितना होगा, 10 टू द पावर 10 टू द पावर -3 मीटर होगा। ठीक है। और माइक्रोमीटर मतलब क्या है, 1 माइक्रोन और 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू कितना होगा, 10 टू द पावर -6। और ये जो नैनोमीटर रेंज है, 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू कितना होगा, 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर -9। तो यहाँ पे हम याद रख सकते हैं कि ऐसे कि -3 करके मतलब साइज घटता है। यहाँ पे -3 है, यहाँ पर -3 मिलीमीटर पर है माइक्रोन पे, और माइक्रोमीटर में -6 है, और जो नैनोमीटर है वो है -9। ठीक है, ऐसे आप याद रख सकते हैं। ठीक है। सो जो हम बैक्टीरिया का जो स्ट्रक्चर है वो माइक्रोमीटर स्ट्रक्चर में हम देखेंगे, और जो वायरस का जो स्ट्रक्चर देखेंगे वो नैनोमीटर रेंज पर हम देखेंगे। और ह्यूमन आई के थ्रू जितना भी चीज हम देखेंगे वो, मतलब जब सबसे छोटा कोई भी चीज हम देखेंगे वो मिलीमीटर पर देखेंगे। ठीक है। तो यही था बैक्टीरियल साइज के बारे में हर एक डिटेल्स। एंड उससे नेक्स्ट जो हम देखेंगे, और यहाँ पर वे बैक्टीरियल साइज जो है उसका कंपैरिजन हम कैसे करेंगे, मतलब कैसे हम या मतलब सोच सकते हैं कि एक बैक्टीरियल सेल कितना छोटा हो सकता है हमारे ह्यूमन आई आई के जो साइट है उसके तरफ से। तो हम देखेंगे ए एक ह्यूमन हेयर है। सो ह्यूमन हेयर हम जानते हैं कि बहुत पतला होता है। तो इसके अंदाज में ये जो बैक्टीरियल सेल्स होता है और ह्यूमन सेल्स होता है, ये बहुत छोटा होता है। यहाँ पर अगर हम इसको 2000x में जूम करेंगे तो जो पिक्चर हमको हम देखेंगे वो ऐसा दिखेगा। ठीक है। और ये एक रैगवीड पोलन जो एक एलर्जेन है, और लिम्फोसाइट और व्हाइट ब्लड सेल ए है, और रेड ब्लड सेल ए वाला है जो एक ये सब ह्यूमन सेल है, ये ईस्ट सेल है। और बैक्टीरिया पे जो छोटा छोटा चीज दिख रहा है ये सब बैक्टीरिया है। अगर हम इस पोर्शन को फिर से वापस 2000x पर अगर जूम करेंगे, जो पिक्चर हमको दिखेगा वो हम अभी दिखेंगे कि ये वाला बैक्टीरिया है। एक कौन सी बैक्टीरिया, इकोलाई बैक्टीरिया है, जो आसपास मतलब 2 माइक्रोन के आसपास इसका साइज है। और स्टेफाइलोकोकस जिसका साइज 1 माइक्रोमीटर के आसपास है। और राइनोवायरस जिसका साइज नैनोमीटर के रेंज में हम देख सकते हैं। इबोला वायरस यहाँ पे जो बहुत छोटा है, बैक्टीरिया से भी छोटा साइज है इसका। तो इसका साइज का कंपैरिजन कैसा है वो हम यहाँ पे एक अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक है। तो ये गया बैक्टीरियल साइज। अभी हम डिस्कस करेंगे शेप ऑफ बैक्टीरियल सेल। सो बैक्टीरियल सेल का बेसिकली 5 टाइप्स ऑफ शेप है। फर्स्ट जो है वो है बैसिलस और रॉड शेप। मतलब बैसिलस को आप याद रखते हैं कि लंबा होगा, लंबा शेप जिसका होगा वो होगा बैसिलस, मतलब रॉड शेप। ठीक है। कॉकस शेप मतलब स्पेरिकल और गोल होगा। ठीक है। और स्पाइरल, स्पाइरल के अंदर 3 टाइप्स होगा, वो एक विब्रियो शेप, स्पाइरल शेप और स्पाइरोचिटिस। ठीक है। 5 टाइप्स ऑफ शेप बेसिकली होता है, बैसिलस, कॉकस, स्पाइरल के अंदर विब्रियो, स्पाइरिलम और स्पाइरोचिटिस। ठीक है। और यहाँ पे भी देख सकते हैं कि कॉकस मतलब गोल स्ट्रक्चर है, और बैसिलस मतलब लंबा स्ट्रक्चर है। ठीक है। और एक भी स्ट्रक्चर होता है जो इन दोनों के मिक्सचर का स्ट्रक्चर है, वो है कॉक्कोबैसिलस, जो गोल भी नहीं है लंबा भी नहीं है, दोनों का ही है, उसको बोला जाता है कॉक्कोबैसिलस। और एक विब्रियो शेप
जिसको कॉमा शेप भी बोला जाता है, कॉमा की तरह दिखता है इसलिए। और यह स्पाइरल की तरह दिखता है, इसको स्पाइडिलम शेप बोला जाता है, और ये स्पाइरोचिटिस है। ठीक है, और अभी हम देखेंगे बैक्टीरियल जो शेप है उसका अरेंजमेंट, बैक्टीरियल शेप का अरेंजमेंट क्या है। मतलब एक बैक्टीरिया, एक बैक्टीरियल सेल वो सिंगल रह सकता है, और डबल करके रह सकता है, और चेन फॉर्म पे रह सकता है। अगर वो सिंगल रहता है तो उसको नॉर्मल बैसिलस, अगर बैसिलस सेल अगर सिंगल रहेगा तो उसको सिंगल नॉर्मल बैसिलस बोलेंगे। अगर उसी बैसिलस सेल मतलब सभी जगह पे अगर डबल डबल करके रहता है उसको बोला जाता है डिप्लोबैसिलस। अगर कोई भी बैक्टीरिया अगर चेन फॉर्म पे रहता है बैसिलस, उसको हम बोलेंगे स्टेप्टोबैसिलस। ठीक है, अगर कॉकस बैक्टीरिया सिंगल रहता है तो उसको कॉकस बोलेंगे, अगर डबल फॉर्म पे रहता है तो उसको बोलेंगे डिप्लोकॉकस, अगर ग्रुप ऑफ 4 में रहता है उसको बोलेंगे टेट्राड, अगर मतलब एक बहुत सारा सेल एक साथ रहता है उसको बोला जाएगा स्टैफाइलोकोकस, क्लस्टर में रहेगा तो उसको बोला जाएगा स्टैफाइलोकोकस, अगर वो चेन फॉर्म पे रहेगा उसको बोला जाएगा स्ट्रेप्टोकोकस। ठीक है, और अगर स्पाइड, और यहाँ पे तो शेप आप देख सकते हैं। ठीक है, इसका कोई अरेंजमेंट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि उसका साइज क्या है। कॉकस मतलब गोल शेप है, रॉड शेप मतलब बैसिलस शेप है, वेब्रियो शेप का ऐसा होता है। ठीक है, और स्पाइरलम जो स्पाइरल शेप का होता है, स्पाइरोचिटिस जो ऐसा शेप के दिखता है। ठीक है, तो ये था बैक्टीरियल शेप एंड उसका अरेंजमेंट्स। ठीक है, इसका नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम बैक्टीरियल सेल वॉल के बारे में डिस्कस करेंगे, एंड बैक्टीरियल जो सेल मेम्ब्रेन उसका डिटेल जो स्ट्रक्चर होगा, फंक्शन होगा, उसके बारे में हम पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में को इस पर ही यहाँ पर ही हम खत्म करते हैं। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस video।